ये मेरा मॉड्यूल नंबर 3 है। मार्क डाउन जो है ये बेसिकली लैंग्वेज है LLM की। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे समझता है चीज़ों को, वो मार्क डाउन के ज़रिए समझता है। ये इसकी एग्जांपल है कि अगर मैंने 2 हैशटैग दे दिए हैं तो इसका मतलब ये सब हेडिंग है मेरी। इसकी इम्पोर्टेंस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि टास्क जो है वो मेरा इम्पोर्टेंस रखता है, ये मेरी सब हेडिंग है, तो ऐसे इसको सब हेडिंग के तौर पर वो इम्पोर्टेंस देगा। फिर फैक्ट्स हैं। अच्छा, फैक्ट्स के बाद मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि बुलेट्स हमारे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ChatGPT क्लाउड में बुलेट्स डालने का ऑप्शन भी नहीं है। तो वो कहता जी कि जो हाइफन होता है सैस ऐसे स्लैश है एक बुलेट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और बुलेट का क्या मतलब होता है कि बुलेट का मतलब है जी कि आप इसको 1 2 3 मसलन कि इसको तरतीब से आप बता रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी बुलेट्स बना के ले आओ, रहा मैं ChatGPT को कहता हूँ जी कि मेरी केस ला है, इसका मुझे बुलेट्स बना दे, मुझे पैराग्राफ में ना समझाएं, बुलेट्स बना दें MM पॉइंट्स, तो 10 पॉइंट्स में मुझे समझाएं, वो बुलेट्स बना देगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव समरी बना रहा है। तो इस तरह आपने उसको समरी बना दी है। और पहले आपने उसको टास्क बताया, टास्क क्या है आपका, फिर आपने ला बताया, ला किस तरह बताया आपने सब हेडिंग में बताया है, फिर आपने फैक्ट्स बताए हैं, सब हेडिंग में फैक्ट्स बताए हैं। अब ने एक एक चीज़ अलहदा कर रहा है, टास्क को उसने अलहदा वर्किंग करेगा, ला की अलहदा वर्किंग करेगा, फैक्ट्स की अलहदा वर्किंग करेगा, और जो हमारा आउटपुट है इसमें फैक्ट्स, लीगल ऑब्जेक्शंस, रिप्लाई ऑन मैरिज, प्रेयर, ये अलहदा वर्किंग करेगा। ये आपस में आप इनको मिक्स नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक ही लाइन में सारी बातें लिख दें, ड्राफ्ट रिप्लाई टू द शो काज नोटिस, आई एम वर्किंग इन द सेल टैक्स एक्ट 1990, माई शो काज रिलेटेड टू सेल टैक्स एक्ट 1990, और मेरे फैक्ट्स जो हैं वो नोटिस इशू हुआ है मुझे, अगर मैं इस तरह बताऊँगा तो फिर उसके वो सारी चीज़ें मिक्स कर देगा। वो प्रायोरिटी पे किसी और फैक्ट्स को ले जाए, प्रायोरिटी पे आउटपुट को ले जाए, प्रायोरिटी पे लॉ को ले जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब उसने 4 चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी में ले लिया है। ये जब हम मार्क डाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैजिक होगा। अरे दुनिया कहती है कि फिर मैजिक के तौर पर ChatGPT काम करता है। ये प्रॉम्प्ट को सर मज़ीद उसको पॉलिश कर रहा है, सर, उसको पॉलिश कर रहा है कि डिफ़ाइन कर रहा है। जैसे अब मैं किसी को इंस्ट्रक्शन लिख के दे दूँ एक पैराग्राफ में, उसकी जगह जब मैं उसको हेडिंग में बना के दूँ कि भाई ये हेडिंग है रे, तो उन्हें एक पहला काम करना है, उसके नीचे बुलेट्स हैं जी, फिर तरतीब से काम करने हैं। जो वो काम करेगा तो उसकी काम की तरतीब से जब वो नोट करता जाएगा, चेक करता जाएगा, हाँ जी ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, क्वालिटी बढ़ जाएगी। सर जी ये बेसिकली फैक्ट्स बता। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जमील साहब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। मैं थोड़ा सा इसको बैटरी लगाने लग गया था। इसमें वो नोटिस के बाद वो पिछली हिस्ट्री बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है। वो मौजूदा नोटिस के बारे में नहीं बता रहा कि क्या फैक्ट्स है, वो पिछले नोटिस की बात कर रहा है कि हमें अब तक हमें पहले नोटिस नहीं मिले, हमें पहली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फिर आपने। अच्छा जी, मार्क डाउन जो है प्रोग्रामिंग नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना कि जी पता नहीं कितनी मुश्किल होगी। हम वकील हैं, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो परेशान नहीं होना। रे सिंपल है। अगर आपने सिंगल हैशटैग कर दिया है तो इसका मतलब है जी कि मेन टाइटल है। उसके बाद 2 हैशटैग कर दिए, इसका मतलब वो सब हेडिंग है। 3 हैशटैग कर दिए हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसकी वो नीचे वाली हेडिंग हो जाएगी। अगर कुछ लोगों ने HTML सीखा हुआ तो HTML में भी ऐसे ही हम टैग देते हैं हेडिंग्स के, H1 H2 H3 H4 H5, जितना हम H5 करेंगे तो छोटी हेडिंग बनती जाएगी। लेकिन SEO जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल काम करता है तो वो हेडिंग्स को उठाकर वो आपके अच्छी उसी तरह ऑप्टिमाइज़ कर देता है गूगल के अंदर। फिर हैश है, बुलेट है आपका। 1 का मतलब है जी कि अगर आपने बुलेट्स इस्तेमाल नहीं करना, आप कहते हैं जी कि मैंने इसकी तरतीब लेनी है। तरतीब से मुराद है जी कि आप कहते हैं जी कि 1 2 3 इस तरतीब से चलना है, आपने नंबरिंग दे देनी है, सीक्वेंस दे देना है। तो फिर आपने 1 2, फिर आपने अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं किस जगह पे, तो आपने 2 सितारे लगा देने हैं अपने उस टेक्स्ट को कि जी भाई ये बोल्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखो, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप। सिंगल टेक्स्ट में इटैलिक कर देते हैं आप, जैसे आपके हमारे मैक्सिम जो हैं ला के वो इटैलिक होते हैं, पर इंक्यूरियम हो गया, पर से हो गया, आडी पार्टम
जो हो गया वो हम इसको सिंगल टेक्स्ट तारीख में लिखेंगे ताकि उसको पता लगे जी कि ये कोई मैक्सिमम लिखा हुआ है। फिर बैक स्लैश होगी, ये कोटेशन है। कैसे हम इसे कहते हैं कि मैंने ये किसी केस लॉ में से एक पैरा डाल के डाल दिया है, लिख कॉपी करके डाल दिया है। इस पर आपने अपनी वर्किंग नहीं करनी, नहीं तो उसमें भी आपने खूबसूरती डाल देगा, पता लगेगा वो केस लॉ को बदल के इसने कुछ कर दिया है। इसको फिर आपने बैक स्लैश के अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये बॉक्स के अंदर लिखेंगे? बॉक्स में नहीं लिखना सर जी, आपने इसी तरह ही लिखना है। बस उसको जब आपने अंग्रेजी ये आपने पर्पल बॉक्स बनाया हुआ ना, ऐसे ही वैसे? नहीं, बॉक्स नहीं बनाना। ये तो हमने जहाँ पे अंग्रेजी लिख रहे हैं वहाँ पे हमने कैसे सिंबल लिखा हुआ ना, सिंबल को हमने इसी तरह ही इस्तेमाल करना। आगे मैं इस्तेमाल बताता हूँ आपको। फिर 3 डैश है ऊपर वाली, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा टेक्स्ट का कि अगर कोई पेस्ट हमने कोई लॉन्ग कोई फिक्रे डालने हैं तो भी इसमें डाल देंगे हम। जैसे हेडिंग्स हैं, हमने कहा जी कि रिप्लाई टू शो काज नोटिस रिप्लाई बनाओ, ब्रीफ एक्स लिख दिया हमने सब हेडिंग में, प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शन लिख दिए हैं सब हेडिंग में, रिप्लाई ऑन मेरिट्स और आखिर में प्रेयर। बोल्ड का क्या इस्तेमाल है कि जी ट्रिब्यून ऑर्डर इज़ बैड इन लॉ एंड फैक्ट्स, ये मेरी पहली ग्राउंड है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। विदाउट प्रेजुडिस को मैं अगर बोल्ड करना चाहता हूँ अपने रिप्लाई में, तो मैं उसको विदाउट प्रेजुडिस को जब इटालिक करना चाहता हूँ, सॉरी इटालिक है, सिंगल सेट इसमें तारीख है। फिर बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट। फैक्ट्स मेरा सब हेडिंग के तौर पर लिखा है जी कि चैट जीपीटी इसको अलहदा से समझेगा जी कि अहम चीज़ है, सब हेडिंग है। और फिर मुझे बुलेट्स में इसी तरह जैसे टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द सेल एक्ट 1990, अब ये एक बात मुकम्मल हो गई है। जब वो नीचे जाएगा ना, एसओ का नोटिस वाज इश्यूड ऑन 5/5/2026, अब ये दूसरी बात कंसिडर करेगा, वो दूसरा एक इंस्ट्रक्शन समझेगा, उसको मिक्स नहीं करेगा और उसके मुताबिक ही फिर मुझे वो रिस्पॉन्स करेगा। और फिर टेबल का भी ऑप्शन है, किसी जगह पे आप टेबल देना चाहते हैं, आप चाहते हैं जी कि मेरे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन का टेबल बन जाए। मैं कहता हूँ कोक और पेप्सी की इसको चले हम लॉ की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सेक्शन 111, 122, 121 में जो कॉमन चीज़ें हैं मुझे उसका टेबल बना के दे दो। अब वो मुझे नरेशन में तो दे देगा आंसर, टेबल बना के नहीं देगा। या तो आप उसको लिख के देंगे जी कि टेबल बना के दो, अदरवाइज़ आप उसको एक हाइफन जो लंबा जो एक रे वाला निशान है इसको डालेंगे, डेट लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे, लीगल लिखेंगे, लीगल रेलिवेंस लिखेंगे और फिर आप उसको जब वो जवाब देगा आपको डेट को डेट में लिखेगा, टेबल बना देगा, इवेंट को इवेंट में लिखेगा और लीगल रेफरेंस को लीगल रेलिवेंस में लिखेगा। फिर ब्लॉक कोट है बैक स्लैश वाले, अगर आप कोई किसी जजमेंट में से कोई पॉइंट उठा के लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा ही रिप्रोड्यूस कर दे, इसको छेड़छाड़ ना कर दे, इसकी सेंटेंस सही ना कर दे, ग्रामर सही ना कर दे, है तो चैट जीपीटी अक्लमंद। कोई फिक्र आता है वो अपनी तरफ से, जैसे जमील साहब ने कहा, मुझे कहा कि भाई जज साहब नाराज़ होते हैं, आप इसमें मजाक जॉक का कोई आंसर ना डालें, तो इस तरह की सीरियस बात ना करें। तो चैट जीपीटी ने ये काम तो करना है। और वो जज के ऑर्डर के ऊपर भी ये बात हमें लिख के बता दे, और भाई जज का तो मैंने दिया इसलिए कि तूने इस पर अपनी फाइंडिंग नहीं देनी। आपको गाइड किया ना, उसको रोकना है अब कि भाई रे सर आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान LNG सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से एक पैरा डाल दिया है तो चैट जीपीटी उसमें से भी गलतियाँ निकालेगा। तो मैंने वहाँ पर बैक कोड इस्तेमाल करना है, भाई इसको आपने गलतियाँ नहीं निकालनी, इसकी ग्रामर नहीं देखनी, इसका सेंटेंस सही नहीं करना। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो लिख दिया है वो लिख दिया, अब ठीक हो गया ना। ये अब आपने सीखना है मार्क डाउन के जरिए। जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट 2-2 सफ़े का भी होता है, 3 सफ़े का भी होता है, अगर आपने प्रोडक्टिव काम लेना है। ये नहीं है कि जी कि आप कहते हैं रिप्लाई मी, नहीं सर नहीं है, सेविंग नहीं है। आप समझे, आपने पहले पढ़ना है। ये देखें, आपने उसे अंग्रेज़ी सही करवानी है अपनी बस। अब आप कहें जी कि मुझे वो लॉ की लैंग्वेज भी बना के दे दे, मेरा आंसर भी बना दे, मैंने कुछ नहीं करना, मैं बस साइन मारूँ और इमरान गाजी ले आया, तो फिर वो वाला काम नहीं करना सर। अच्छा, चीज़ तो तभी बनेगी जब आप प्रॉम्प्ट अच्छा देंगे और फिर उसको आप पढ़ेंगे, समझना, पढ़ना, उसको आगे कोर्ट में या कहीं भी पेश करना आपका काम है। चैट जीपीटी का अपने मुल्क के मुताबिक
नहीं वो कह रहे हैं जैसे कि कंटेंट को मद्देनजर रखकर उसका अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपने देते हाँ हैं। जी। फिर इसी तरह अगर आपका कोई टेक्स्ट कोई काफ़ी लंबा चौड़ा है, कोई पूरी की पूरी जजमेंट डाल दी है आपने, तो आप उसको आप पूरा नोटिस है, अगर नोटिस को ही आपने बजाय के कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो फिर आप नोटिस को ना 3 सेफन डाल देंगे कि भाई रे भी अरे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को सहना नहीं है, अरे ब्लॉक मैं आपको फॉर उसके लिए ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ जी कि आपने इसे मुझे सीखना है, सीख के मुझे रिप्लाई करना है, इसको सही नहीं करना। तो ये 3 जो साइफन है इस तरह के बैक स्लैश के हम डालते हैं, इनका भी ऊपर भी डाल देना है, नीचे भी डाल देना है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक में जो टेक्स्ट है वो किसी ऑर्डर का हिस्सा है। अगर आपके पास ऑर्डर पीडीएफ में नहीं है, वर्ड में या कॉपी पेस्ट होकर आया, नॉर्मली तो हमारे पास पीडीएफ में आता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पीडीएफ ही अटैच कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही इसको अपने सर्व से ही 3 ब्लॉक डाल के उस तरह कंसिडर कर लेता है। फिर डिलिमिटर है, अगर आप कहते हैं कि हर पोर्शन को अलग कर दे, टोटली अलग कर दे, वो 3 स्लैश डाल देंगे तो फिर वो पोर्शन पहले वाला अलग हो जाएगा, उसकी वर्किंग अलग करेगा, नीचे वाले पोर्शन की वो वर्किंग अलग करेगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमने कहा जी कि ड्राफ्ट कर दो रिप्लाई तो नोटिस अंडर सेल टैक्स एक्ट। ये गलत है जी, आपने नोटिस देकर सेल टैक्स एक्ट भी लिख दिया, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं कहा, उसको पढ़ा भी नहीं आपने नोटिस, तो सारा गलत है। अब आपने बताना है टास्क, पहले उसको बताओ ChatGPT को आप हो कौन और करना क्या है और है क्या आपके पास काम। अब टास्क क्या है, ड्राफ्ट रिप्लाई टू द शो काज नोटिस अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। रोल क्या है, एक्ट एज एन असिस्टेंट टू आ पाकिस्तानी टैक्स कंसल्टेंट। फैक्ट्स क्या है, अब आपने सारे फैक्ट्स आपने उसे खुद बताने हैं। और फिर इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं आपने, डो नॉट इन्वेंट फैक्ट्स। अरे अब आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है, अरे हर जगह रे जो इंस्ट्रक्शंस हैं देनी है आपने। लीगल जुरिस्प्रूडेंस मेरे इंस्ट्रक्शंस बड़ी अहम है। डो नॉट साइट केस लॉ अनलेस प्रोवाइडेड, मार्क अनसर्टन लीगल पॉइंट्स एज नीड्स वेरिफिकेशन, यूज फॉर्मल लीगल लैंग्वेज। फिर आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, जब ऐसे मैंने बताया जी कि मुझे ग्राउंड चाहिए, DCI रिपील हैज़ अर्ड इन लॉ। अगर मैंने नहीं लिखूँगा तो वो लिख देगा जी कि डैट दिस फैक्ट इज़, कोई भी अपना फैक्ट है वो वहाँ से शुरू करेगा, लेकिन हमारे जो ग्राउंड की जो हमारा एक पैटर्न है वो हमें ऐसा समझने कि हमारा एक वर्षा है, वो हेरिटेज है। बुरा ने इस्तेमाल किया, हम भी वैसे ही लकीर का फ़कीर है, लेकिन हमें उसे प्यार है, तो उस प्यार को हमने कायम रखना है, तो उसको भी हमने अपने स्टाइल को भी मेंटेन रखना है और उसको बताना कि मेरा स्टाइल है, मैं इसको पसंद करता हूँ। और फिर ब्रीफ फैक्ट्स आपने बता दिए, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आपने बता दिया उसको, रिप्लाई ऑन मेरिट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रेयर, ये सारा काम आपने उसको खुद बताना है। हाँ एक काम और हो सकता है, इससे पहले काम कर सकते हैं, नोटिस दें उसको, कहें कि मुझे इसके लीगल डिफेक्ट्स बता दें, वो जो लीगल डिफेक्ट्स बताएगा वो नोटिस के साथ आप मैच करें और फिर आप इसको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में डाल दें, बुलेट्स में उसी से बनवाएं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती तो आपने ChatGPT से बनवानी है। वैसे इसमें सलमान उससे आपने पूछना है, मुझे किसी ने कहा जी कि मेरे पास एक तस्वीर आई इन्फोग्राफिक की, जैसे आजकल मैं केस लॉ के साथ तस्वीर वो मैं ब्लॉग्स में बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था कैसे बनता है। मैंने ChatGPT को एक तस्वीर दी कि मुझे बताओ ये क्या चीज़ है। तो कोई चीज़ आपको नहीं आती, आपने उसको क्वेश्चन करना है और वो आपको बताएगा रे ऐसे ये चीज़ है और ऐसे बनती है। वो ट्रेनर भी आपका एक तरह का, तो आपने उससे पूछा इन्फोग्राफिक के ऊपर सारी एग्जांपल आपने ली, समझा, फिर आपने उसको बनवाया, तो उसने थोड़ा सा उसमें कलर स्कीम मेरे मज़े की नहीं आई, मैंने कहा नहीं इसको आप चेंज कर, फिर मज़े की नहीं आई फिर चेंज कर, फिर इसमें मेरे ब्लॉग मज़े का नहीं बना इसको चेंज कर। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आपने उसको चेंजेस करवा के आपने एंड रिजल्ट पर ले आना है। जब एक बार आपका एंड रिजल्ट बन गया फिर उसके बाद वो उसको फॉलो करेगा। फिर आप उसी चैट में जब भी आप उसे कहोगे ना जी कि मेरा जजमेंट है मुझे ब्लॉग्स में तस्वीर बना दो, वो बेहतरीन करके बना देगा, आपको दोबारा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह एक और टास्क है कि मैंने कोई समरी बनवानी है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, रूज ओनली द जजमेंट टेक्स्ट प्रोवाइडेड, जो मैंने जजमेंट दी इसी के अंदर रहना है, इसे बाहर नहीं जाना। डो नॉट ऐड एक्सटर्नल फैक्ट्स, डो नॉट इन्वेंट साइटेशन, अपनी तरफ से कोई साइटेशन इन्वेंट करके नहीं डाल देनी चाहिए कि जजमेंट जो किसी साइटेशन को रेफ़र कर रही है वो भी किसी को रेफ़र कर रही है और वो जजमेंट है। कीप द लैंग्वेज सिंपल, अब मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ ना, तो मुझे वो अगर वो ऐसी उर्दू में बता दे जो कि
मिर्ज़ा गालिब साहब भी पढ़ सकते हैं, तो मेरे लिए तो किसी काम की नहीं वो। तो उसे कहना कि बिल्कुल सिंपल रखनी है। अरे हम अपने नौजवान वकला के लिए जो सीख रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। मसलन सर बैठे हैं, मतलब रफ़ीक साहब बैठे हैं, सीनियर वकील हैं, जमील साहब बैठे हैं, इनकी ज़िंदगी क्राफ्टिंग में गुजरी है, तो लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ है? सर हमारे लिए क्या चीज़ है? सर आप तो सीखे बैठे हैं ना सर हर चीज़। हमारे लिए एक्टिविटी को सीखना है, आपने किस सवाल कैसे आ- आप सर, मैं- reference दे रहे हैं हकीक साहब का। सर लैंग्वेज की बात कर, आपको यहाँ पे बैठा हुआ और कोई बंदा जमील साहब और कोई हैं, मलिक साहब बैठे हैं इधर। आप किसी टॉपिक पर सुनने के पीछे बैठे नजर नहीं आ रहे। उसपे रेफरेंस आप दे रहे हैं सर मैं हकीक साहब ये का। सिंपल लैंग्वेज, इसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज का उनका रेफरेंस नहीं दिया सर, कि सिंपल लैंग्वेज करवानी है, मुश्किल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करानी। मैंने कहा आप इनके लिए मेहरबानी कीजिएगा, ये जो है ना ये लेक्चर अपनी मुश्किलें आती हैं, ये अपनी MTV सर बहुत, हाँ जी उस पे MTV की हमारी वो नहीं है, उस पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। जी सर कर दूंगा। और सर ये लेक्चर भी ChatGPT ने बना के दिया है मुझे, मैंने नहीं बनाया। ये भी मज़े की बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं तो ChatGPT से नहीं होती, लेकिन उसको पहले मैंने सिलेबस दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है, ये पढ़ा है मैंने। नहीं ये तो रेडीमेड है ना, बंदा लिखाए कट पेस्ट करे। आपने रेडीमेड ले लिया ना, इसके पीछे एक एक चैप्टर की वर्किंग हुई है कि चैप्टर में मैंने क्या चीज़ बतानी है, और मुझे चाहे ऐसी कोई चीज़ फालतू ना बता दे जो हमारे रेलिवेंट ना हो। और ईमेल खाली मैंने खाली साहब को जरूर कीजिए। सर हर चीज़ हो जाएगी सर। ईमेल चाहिए आपको। अच्छा जी, फिर बेस्ट मार्कडाउन टेम्पलेट फॉर लीगल प्रोफेशनल्स। टास्क क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट AI टू डू। रोल, क्या रोल है, बैकग्राउंड क्या है, रेफेक्ट्स बताए हैं आपने। फिर उसके बाद सोर्स आपका क्या है, आप बताएंगे जी कि मैंने PDF 3 जजमेंट्स हैं वो ऐड कर दी हैं, जो मेरे ऑर्डर ओरिजिनल मेरे ख़िलाफ़ शो काज हैं, ऑर्डर हैं। फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी। फिर आपने जो आउटपुट लेना है वो आपने उसको बता दिया कि मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। अब प्रॉम्प्ट के ऊपर फिर थोड़ा सा एक रिवाइव कर लेते हैं इसको। प्रॉम्प्ट हमने बता दिया क्या होता है, इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन है, कमांड है, इसकी आप डेफिनेशन पे आ गए। पहले हमने डेफिनेशन नहीं देखी, अब डेफिनेशन भी इसकी आ गई है। ये क्यों मैटर करती है, ये बेसिकली एनाटॉमी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट है कि क्या होगी, रोल होगा, कॉन्टेस्ट होगा, टास्क होगा, फॉर्मेट होगा, कंस्ट्रेंट होगा। कि आपने रोल देना है उसको, क्या रोल है आपका, कॉन्टेस्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका, टास्क क्या है कि आपने करना क्या है, फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में आपने काम करना है, और कंस्ट्रेंट क्या काम नहीं करना। जब रे आपका 5 हिस्सों पे मुश्तमिल आपका प्रॉम्प्ट होगा तो आंसर डी बेस्ट आएगा। और उसमें आपने भी इस्तेमाल किया होगा अगर मार्क डाउन, तो फिर मैजिक हो जाएगा। दो जो बेसिक प्रॉम्प्ट फार्मूला है वो वही है। नहीं, प्रॉम्प्ट और मार्क डाउन तक ही मैंने पढ़ाया बस, इससे ज़्यादा मैं आगे तो प्रैक्टिकल तो अभी मैं गया नहीं सॉफ्टवेयर के ऊपर। कि सॉफ्टवेयर कम से कम अगर हमने नोटबुक LM को इस्तेमाल करना है ना, कैसे करना है, तो उस पर भी 2 घंटे का लेक्चर चाहिए हमें प्रैक्टिकल। और वो मैजिक है दुनिया में, आपको वीडियो बना देगा आपको लेक्चर की। आपको आप कहते हैं यूट्यूब पे अगर मैंने लेक्चर वाला रखा है, आज वाला लेक्चर रख दिया यूट्यूब पे, और मुझे इसकी समरी बना दो। जैसे अटीक साहब ने लेक्चर दिया है और मैं कहता हूँ ये अटीक साहब का लेक्चर 2 घंटे का मैं नहीं सुन सकता, मुझे बताएं अटीक साहब ने क्या क्या मेन पॉइंट्स दिए हैं 147 के ऊपर। तो मुझे यूट्यूब पे जो लेक्चर है उसके 147 के ऊपर जाकर मुझे पूरे के पूरे आपके समरी बना देगा, पूरी किताब लिख देगा उस पर, नोटबुक LM। बस इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। और रे हमने सारा चीज़ें देख ली हैं। इसमें अगर कोई नई चीज़ आई तो मैं बताता हूँ आपको। टास्क, फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट, हाउ वैग्यू प्रॉम्प्ट प्रोड्यूस वैग्यू आंसर। जैसे हैंड सैनिटाइजर वाली बात की है, वो वही बात होगी। ड्राफ्ट अप्लाई, बेटर प्रॉम्प्ट रे हमने देख लिया है। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जब हम उसको कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर वो अपनी मर्जी से एग्जाम्पलें ऐड कर देगा, वो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है। और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जब हम उसको कोई एग्जाम्पल दे देंगे, ला के कोई बात कर देंगे, रा उसको हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे, तो फिर वो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है। जैसे हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी कि हमें जो नोटिस सर्विस हुआ था वो विदाउट उसको प्रॉपर सर्विस नहीं है।
प्रॉम्प्टिंग फॉर लीगल एक्यूरेसी। अब हमने जो काम उसे मना करना है ना, रिस्ट्रेन करना है, वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। प्रॉम्प्ट की टून क्या होगी? ये जमील साहब वाली बात कि रेस्पेक्टफुल रखना है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे जी कि इंस्ट्रक्शन देंगे जी कि जो हमारी ग्राउंड्स हैं और हमारा रिप्लाई है, इट शैल बी इन रेस्पेक्टेबल टून, तो वो उसी तरह टून इस्तेमाल करेगा। स्ट्रॉन्ग लीगल टून का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लीगल टून में करना है जी कि हमने स्ट्रॉन्ग अपना एक डिफाइन करना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्गली, जो हम रिप्लाई कर रहे हैं इसको स्ट्रॉन्गली, अच्छे अल्फाज में, स्ट्रॉन्गली मुश्किल अल्फाज में, और इंटरप्रिटेशन की लॉ की किताब के अंदर रह के इसको स्ट्रॉन्गली आपने डिफाइन करना है। कॉन्साइज टून के मुख्तसर होकर करना है। डिटेल टून, फिर लेंथ आपने बतानी है जी कि आपको जो काम चाहिए वो, अगर आपने उसे कह दिया कि विद इन 800 वर्ड्स, तो वो 800 वर्ड्स के अंदर ही आपका रिप्लाई करेगा। डिटेल कहेंगे तो डिटेल करेगा, बुलेट्स में कहेंगे तो बुलेट्स में आपको जवाब देगा। और प्रॉम्प्टिंग विद सोर्स टेक्स्ट, ये हमने देख लिया है। प्रॉम्प्टिंग फॉर स्टेप बाय स्टेप लीगल वर्क, कि अहम चीज़ है कि जी कि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक्सट्रैक्ट ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्राम द ऑर्डर, अरे हमने पहले उसको कहना है जी कि ऑर्डर देना है उसको। मैं अगर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ऑर्डर पढूं, तो फिर मैंने उसको कहना है कि मुझे इसके लीगल पॉइंट्स बता दो। फिर आइडेंटिफाई लीगल इशूज़ अराइजिंग फ्राम दीज फैक्ट्स। फिर ड्राफ्ट ग्राउंड्स ऑफ अपील बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्गर इश्यूज़। अब जो ग्राउंड बनाने हैं ना हमने, वो उसी 5 पैरामीटर बनाने हैं, वहाँ से हमने फिर दाएँ बाएँ नहीं होना। फिर प्रिपेयर फाइनल प्रेयर, रिव्यू एंड रिवाइज फॉर क्लैरिटी एंड रिपीटेशन। और ये फिर अहम सबसे बात जो बार बार मैं कर रहा हूँ, जो भी उसका जवाब होगा वो साइन करने से पहले आपने तसल्ली से एक दफ़ा पढ़ना है, और जहाँ पर उसने ला का कोई रेफरेंस दिया तो किताब खुलवानी है, उसको कंपेयर करना है। जहाँ पर उसने केस ला का रेफरेंस दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान टैक्स बार वाहिद बार है पूरे पाकिस्तान की। मुझे लाहौर से फ़ोन आया कि हम आपकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। मैंने क्यों? कहते जो आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ना, सिर्फ इसके लिए मेंबरशिप लेनी है हमने। जो आप डिजिटल लाइब्रेरी आप अपने मेम्बरान को फ्री में दे रहे हैं हमने, जिसमें 1.5 लाख केस ला पड़े हैं, और पूरे के पूरे पिछले 5 से 6 साल की PTD, CLD, MLD, CLD, अरे सारे के सारे जो टैक्सेशन रख दी है ना आपने किताबी शक्ल में, हमने सिर्फ इसलिए लेनी है आपकी मेंबरशिप कि हमें मेरे फ्री में ये सर्विस मिलती रहे। आप अमेजिंग लोग हैं। सिर्फ मुझे फ़ोन आए हैं लाहौर से। मैंने कहा जी आप लाहौर होते हैं मुल्तान? कहते हैं नहीं, हमने सिर्फ आपकी वेबसाइट इस्तेमाल करनी है, इसलिए मेंबरशिप लेनी है। तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट है, जाएँ केस ला ढूंढें, सर्च करें, उसको क्रॉस मैच कर लें। मसलन कि आप ये भी बहाना नहीं है जी कि आपके पास केस ला नहीं है। और फिर वही हैंड्स ऑन टेम्पलेट। अब मैं सिर्फ 4-5 बातें करूँगा मुख्तसर सी, और इसको वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान में जुरिस्प्रूडेंस लीगल क्यों नहीं काम अच्छी जा रही। इंडिया में, चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत काम हो चुका है। इंडियन कानून.org वेबसाइट है इंडिया की, अगर आप उसको खोल लें तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने सिस्टमेटिक केस लॉ रख दी हैं आज तक के कि आपको फ्री में अवेलेबल है। और जो डाटा फ्री में अवेलेबल नहीं है वो डाटा सेट का, द बिग डाटा जो ट्रेनिंग का पार्ट है LLM का, उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में क्या सबसे बड़ा इल्मी है कि जी के सिर्फ मुल्तान टैक्स बार की वेबसाइट है जिसमें PTD के 1991 से लेकर अब तक की केस लॉ मौजूद है। जब भी आप कोई सर्च करेंगे तो आपको मुल्तान टैक्स बार की वेबसाइट से कोई ना कोई केस लॉ ढूंढ के आपका ChatGPT क्लाउड निकाल देगा। जैसा क्लाउड ChatGPT के ना वो रियल टाइम सर्च नहीं करता, ब्राउज़र नहीं है वो। ChatGPT के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ब्राउज़र की तरह वर्क भी करता है। तो आप उसे कमांड दे देंगे कि सर्च ऑन द वेब, तो सर्च ऑन वेब वो सही वेबसाइट मिले, 2 नंबर मिले, 1 नंबर मिले, अच्छी मिले, बुरी मिले, वहाँ से उसने रेफरेंस उठा के आपको दे देना है। लेकिन क्लाउड है वो क्लाउड से उस वेबसाइट को उठाता है जो वेबसाइट के पैरामीटर्स भी आती हो, जिसकी सिक्योरिटी SOPs से जो HTML कितनी स्ट्रॉन्ग हो उसको उठाता है। इवन के लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट को भी नहीं उठाता वो कहता है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट है वो मेरी सिक्योरिटी पैरामीटर्स में नहीं आती। ये क्लाउड के अल्फाज है। वो कहता जी मैं इंटेग्रिटी है, मैंने कोई गलत जवाब नहीं देना। आपने मुझे नहीं भी कहा कि क्रॉस मैच करो, मैं उससे पहले भी ऐसा कोई आंसर नहीं करूँगा जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे कहेंगे ना जी कि लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर फलां चीज़ उठा दो, तो मेरे पास उसको असेस करने की परमिशन नहीं, क्योंकि मेरे पास ब्राउज़र की कैपेबिलिटीज़ नहीं है।
हाँ, जो चीज़ मेरी डाटाबेस में सेव है उसके लिए आप हमारे प्रोग्रामर से बात करें। प्रोग्रामर हमें एक्सेस दे देगा, डाटा में डाल देगा, तो हम उसको उस अपने डाटा से निकाल के दे देंगे आपको। तो पाकिस्तान में बेसिकली 2 इसमें जजमेंट्स पे काम हो चुका है। इसमें अब शायद बिजली नहीं आएगी तो इसको वाइंड अप करता हूँ मैं। जस्टिस इसाक साहब ने पिछले दिनों जो बात की है, चलें आ गई हैं तो फिर देख लेते हैं। ये तो शायरी हो गई कि ये पाकिस्तान में 2 जजमेंट्स हैं जो ChatGPT के से टेस्ट की गई हैं। ये बेसिकली आमिर मुनीर साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फालिया स्पेशल कोर्ट के। इन्होंने इस पर मेहनत की है। और एक बच्चे का केस था, उसके ऊपर उसने सवाल जवाब किए हैं। पहले तो उसने अपनी फाइंडिंग दी है, केस पर फोकस हुआ है। उसने कहा जी कि मेरी फाइंडिंग है, इसको अब मैं चेक करना चाहता हूँ जी कि जो मेरी फाइंडिंग है और ChatGPT की है वो क्या आपस में मैच करती है कि नहीं करती। फिर उसने जब ऑर्डर लिखवाया है तो ऑर्डर लिखवाने के बाद वो फैक्स पे रहा है। फैक्स पे जाकर उसने बेल कैंसिल कर दी है। बेल कैंसिल करने के बाद फिर उसने जाकर ChatGPT से पूछे हैं सवाल कि मेरा, उसने कहा ये फ्यूचर है ChatGPT, अब हमें इस्तेमाल करना होगा। हमें रिसर्च जो हमारे बेसिकली जज जो होते हैं वो जब जजमेंट लिखवा रहे होते हैं वो तो ट्रायल हो रहा होता है, लेकिन जो पीछे उनके कुछ जस्टिस ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिसर्च के लोग रखे हुए हैं, तो उनको ChatGPT अब इस्तेमाल करना है। फ्यूचर है, इसे हम भाग नहीं सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली साहब ने पूरी जजमेंट लिख दी है कि जी इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया, इसको फौरी तौर पर एप्लीकेबल करें। पाकिस्तान जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की 55वीं मीटिंग और 57 मीटिंग में ये बाकायदा SOP बन गए हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि जी इन SOPs पर अमल करते हुए आप AI को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। और इसी तरह उसने सवाल किया, वार्डन पाकिस्तान जनरल ऑफ 13 ईयर्स इंटाइटल टू पोस्ट अरेस्ट बेल, कि ChatGPT उसको पाकिस्तान के लॉ से जवाब दे रहा है। फिर दूसरा सवाल किया, डिस्कस विद रेफरेंस टू सेक्शन 83 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जहाँ उसने गलती की है जज ने उसे कहा है गलती की है। एक जगह उसने लिखा जी कि जमाल की जो उम्र है वो पता नहीं 12 साल है, ऐसे कुछ लिखी है। उसने कहा नहीं, अब वो पता नहीं कोई 14 कोई ऐसी किसी ख़ास पर्पज़ के लिए 14 साल हो गई थी। उसने कहा जी कि आपने 14 साल हो गई है, अब आप इसको ऐड कर लो। उसने कहा सॉरी, ChatGPT ने सॉरी किया। उसने कहा मेरे डाटे में 12 साल आ रहा था, मेरे पास पुराना रिकॉर्ड था, लेकिन अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गई है तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 14 साल हो गई होगी। मसलन कि उसको पाकिस्तान पीनल कोड पर हार है जो ChatGPT है, ये जज साहब को उसने पूरा पाकिस्तान पीनल कोड के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए हैं। फिर उसने बाकायदा एक और जजमेंट है उसके ऊपर भी यही सवाल जवाब हुए हैं। 2 जजमेंट्स हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में है जिनको ChatGPT के जरिए क्रॉस वेरीफाई किया गया है, और ChatGPT ने जो गलतियाँ की हैं उसको उसने करेक्शन भी की हैं। उसने कहा गलतियाँ हुई हैं, माना है जज, उसने अपने कॉपी पेस्ट किए हैं सारे आंसर। जज ने, मैं एग्जांपल अभी आपको जजमेंट खोली हुई थी, जज के ऑर्डर की थी, उसने सर चलें सर, अब एक लेटर लिखा गया है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फुल कोर्ट मीटिंग बरोज़ 3 सितंबर 2025। मुझे अपने मौजूद साथियों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज़ की अख्तलाफी तहरीरी आरा बहवाला फुल कोर्ट मीटिंग मोरखा 3/9/2025 को पढ़ने का इजाज़ हासिल हुआ। मैं इन अख्तलाफी आरा से भरपूर इत्फाक़ करता हूँ, और चूँकि वो मदलल तहरीरी आरा मेरी वजूहात अख्तलाफात का तकरीबन मुकम्मल अहाता करती हैं, लिहाजा मैं इन सब निकात पर एक इजाफ़ी नोट लिखने की ज़रूरत महसूस ना करता हूँ, लेकिन एक इजाफ़ी मुशाहिदे का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे उनका मुशाहिदा है, नोट नहीं है। अब जस्टिस साहब का कहना है जी कि दुनिया में मसनूई जहानियत का अदलिया में इस्तेमाल सदमंद से ज़हर बहस है। इस लाया अमल के मुखालफिन का कहना है कि चूँकि मसनूई जहानत प्रोग्रामेबल है, इसलिए जो रिवॉर्ड कुर्सी इंसाफ में सब किए जाएंगे वो प्रोग्रामर्स के मरहून मन्नत होंगे।
चाइना में 2017 से जज साहब बैठे हैं जो कमर्शियल कोर्ट्स के फ़ैसले कर रहे हैं, उसके नीचे 200 से ज़्यादा प्रोसिक्यूटर हैं जो रिपोर्ट्स हैं। आपके पेपर जाते हैं जैसे बैंकिंग कोर्ट के, अब कमर्शियल बैंकिंग कोर्ट के बारे में मैं 1-2 बार गया हूँ, बैंकिंग कोर्ट का एक्सपीरियंस किया है, मुझे मज़ा नहीं आया, मैं वापस आ गया। मैंने कहा तो लंबा काम है यार, हर पेशी पे जाओ, पेशी लेके आ जाओ। तो फिर पता लगा जी कि इसमें वकील बहस कर ही नहीं सकता, ये तो डॉक्यूमेंट है। जिस बंदे ने अगर कोई गाड़ी लीज पे ली है या कोई लोन लिया है तो उसने तो कम से कम 400-500 सफ़ों में साइन किए हुए हैं, और वो इतने बारीक बारीक हैं, अगर उसको पढ़ने लग जाए तो पता लगता है जी कि यार वो कहाँ भागेगा। चलें जी, आदि आई हुई है बार बार, इसको मैं पढ़ देता हूँ। अब उन्होंने कहा जी कि प्रोग्रामर के मरहून मनात होंगे। अब चाइना में अगर कोई सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब ये जी कि अगर वो प्रोग्रामर कह देगा कि मेरे लॉ में लिखा हुआ है कि ये लोन की जो वायलेशन हुई है एग्रीमेंट की वो गलत है और बैंकिंग कंपनी को इंसाफ मिलना चाहिए, प्रोग्रामर अगर उसमें डंडी मार दे तो फिर क्या होगा। अब एक खदशा जज साहब का बिल्कुल ठीक है कि हम अपने दिमाग से जो सोच रहे हैं, अब ये बेसिकली बात है कि क्या जो कुर्सी मनसब पर जज बैठा है, मैं किसी पर कोई वो नहीं बात कर रहा, ब्यासमंद तो कहीं भी हो सकती है, ये प्रोग्रामर ने क्यों करनी है। प्रोग्रामर के ऊपर तो 200 बंदों की आईटी कंपनियां मौजूद हैं जो फोरेंसिक ऑडिट करती हैं। यही सवाल हमारा प्राल के साथ होता है जी कि आपका जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल रिक्वायर पूरी नहीं करता, हमें तो इस प्रोग्राम पे शक है। आप बटन दबाते हैं, 1000 कितना होता है, 1 लाख बंदों की आप कुरान में 214C में सिलेक्शन कर देते हैं। तो भाई पहले प्रोग्राम का फोरेंसिक ऑडिट क्यों कराओ कि जिस प्रोग्राम में आप लेटरिंग कर रहे हैं वो लेटरिंग के प्रोग्राम अनब्यास तो नहीं है रहा, आपने पहले से ही उसमें फीड किए हुए हैं। ये तो आप देखिए दुनिया में यही बात जब हम हाई कोर्ट लेके गए हैं तो जस्ट वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने लेटरिंग को बिल्कुल लीगल करार दिया कि जी FBR के पास अख्तियार है 214C में, वो चाहे रैंडम बैलेटिंग करे चाहे वो दूसरा पैरामीटर करे। अब उस कुर्सी मनसब पर थोड़ा सा हरफ आया जी कि कंप्यूटर अब आगे आ रहा है, इसको इस्तेमाल करें, और क्योंकि हमें कंप्यूटर की आदत नहीं है चलाने की तो हमारे लिए मुश्किल है जो सारा काम। तो अब वो जो और ये कंप्यूटर रिपोर्ट कभी भी मुवाफिक हक़ के आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे और इनके फैसले हमेशा प्रोग्रामर्स के ताबे होंगे। अब प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर ने तो लॉ फीड किया है, प्रोग्रामर डिसीजन नहीं करवा रहा, लॉ फीड कर रहा है। आप हर 15 दिन बाद उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लें कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है क्या इसका वही प्रोग्राम है जो हमें फैक्ट्स के मुताबिक है, जो हमारे कानून के मुताबिक है। मैं इस नुक्ता नज़र से इफ़ाक़ नहीं करता था, लेकिन 3 सितंबर की मीटिंग के बाद मेरा नुक्ता नज़र मसनूई जहानत का अदलिया में बतौर फैसला कंदगान इस्तेमाल करने के नाक़दीन के साथ हम आहंग हो चुका है। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब, और ये जस्टिस इसहाक़ खान साहब की जजमेंट 4C पर मैंने पढ़ी है, कमाल की जजमेंट है, बहुत प्यारी ज़बरदस्त जजमेंट, अंग्रेज़ी इंतहाई कमाल की, ऐसा लगता है कि जैसे कोई यूरोप का कोई जज है जिसे हम पर्सी बोलते हैं, कोई इस तरह का कोई जज कोई लिख रहा है। लेकिन बस वो एक प्रोग्रामर की जो सोच कि जी प्रोग्रामर हमारे फैसलों पे इन्फ्लुएंस रखेगा, इंसाफ पे इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो एक उनकी अपनी सोच है। अब मैं आता हूँ इस पर कि हमने प्रैक्टिकल करना है। अब प्रैक्टिकल मैं मिसाल देता हूँ जी कि एक मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में गया हूँ। नए सिरे से दूंगा, नए सिरे से टाइम लग जाएगा, मैं ना वहाँ पर दिखा देता हूँ टेम्पलेट आपको। ये जी बच्चे भी मेरे इस्तेमाल करते हैं। अब वो बच्चे घर बैठे हैं अपना स्कूल के फिल इन ब्लैंक्स रेस नो सारे के सारे आंसर, टीचर खुश हैं जी कि बच्चे बड़े मेहनती हो गए, बच्चे सारे मेहनती हो गए हैं जी हमारे। कल मेरा बेटा तैयारी कर रहा हूँ साइंस की, मैंने कहा पढ़, कहता मुझे पहले मेरे लॉगिन करके दो ChatGPT। मैंने कहा मैं नहीं करता, मैंने आज 6 बजे पहले 4 जगह हो चुका है।
कहता है नहीं करके देना, दो नहीं तो पढ़ता ही नहीं। अब बताओ कि मोबाइल टैब से ही बच्चे पढ़ते हैं, समरी बनवाते हैं, समरी से पढ़ते हैं, वही लिख के ले आते, पेपर में दिया लिख के दे आते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट में जो हमारा शो का लोगों से तस्वीर बना के फिर उसको पेश कर सर PDF है ना आपके पास, सेल टैक्स है तो सेल टैक्स का आप तस्वीर बना के देंगे। ये है जी, अब मैं मिसाल देता हूँ जी, मेरे ऊपर एक फ़ैसला हुआ है सेक्शन 122 का। अब मैंने उससे कहा जी कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 122 पास अगेंस्ट आ टैक्स पेयर क्रिएटेड डिमांड एट रुपीज़ इतनी बाय द असिस्टेंट कमिश्नर, ये लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, डोनट वन मुल्तान जोन RTO मुल्तान। फैक्स अब मैंने बुलेट लगा दी है इसको कि अब उसको पहले वाली लाइन से अलहदा कर दें और इसको अलहदा समझे। केस इज सिलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 177। Taxpayer has not attended the proceeding as all the notices were sent under section 218(1)(d) of the ordinance 2001 through online wrongly interpret SRO 597 2022 read with rule 74 of the income tax rules 2002। Order is issued on 30/6/2024 which is not the date of fixation of the case, that is 9/6/24। ये देखिए, अब आपने फैक्स आपने बताने हैं, आपको पता है कि कौन से ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। फिर उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इन ऑर्डर शैल बी प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 177 सब सेक्शन 10 रेट विद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 121(d)। हैंस प्रोसीडिंग कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 122(1) इन द लाइट ऑफ सेक्शन 177(6) इज़ इलीगल। मेरे केस में एक्स पार्टी जजमेंट हो रही है 177 में, और वो हो किस में रही है, 122 में हो रही है। इवन ACIR अडॉप्ट द वे ऑफ सेक्शन 177 से बट नो ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड। वो 122 में गया 177 से के रास्ते से, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की। राव सैजमिल खान साहब की जजमेंट है और नेस्ले पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंफर्म हो गई है कि जब तक ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं होगी तो ऑडिट कंक्लूड नहीं होगा, और जब ऑडिट कंक्लूड नहीं हुआ तो 122 भी नहीं हो सकता। 122 में अगर चला गया है, अगर मैंने रिकॉर्ड भी दिया और ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की, फिर क्या होगा? मैंने रिकॉर्ड दे दिया है, होना 122 ही है। अगर ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी कि ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुई, तो इसका मतलब कि ऑडिट कंक्लूड ही नहीं हुआ। जब ऑडिट ही कंडक्ट नहीं हुआ तो वे 122 में कैसे आ गए आप? डिस्पेंसी कैसे निकल आई आपकी? फिर मैंने उसको नीचे क्या कहा है जी कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 120, हाँ इससे पहले कहा है जी कि डेट ऑन 30/6/2024 देयर वाज ए पब्लिक हॉलीडे। 30 जून 2024 को पब्लिक हॉलीडे थी। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि पब्लिक हॉलीडे है तो FBR तो 30 जून 24 को खुला है। अब क्या होगा? कई बार हम ट्रिब्यूनल में पेश हुए हैं जी, FBR का DR है सर 30 जून 24 का नोटिफिकेशन है मेरे पास। फिर मैंने नोटिफिकेशन को निकाला है, ढूंढा है, नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी खुला था बस। अब उसमें कहीं भी हवाला नहीं है जी कि रिकवरी के अलावा भी आपने कोई काम करना है। जब मेरे लिए तो पब्लिक, उनको अगर किसी बंदे को इंटरनल अरेंजमेंट है, आज मैंने FIFO को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर हमारा जो रिफ़ंड है वो सारे के सारे रुके हुए हैं। FTO जाएँ तो रिफ़ंड होता, नहीं तो नहीं होता। अब FTO जाएँ तो जिसका मतलब है कि जो बंदा FTO नहीं जाने की स्टार्ट रखता उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है। FTO साहब ने जनवरी से लेकर अब तक अप्रैल तक मुल्तान में 1500 जजमेंट्स ऑर्डर फाइंडिंग्स लिखवाई हैं। वो परेशान बैठे हैं कि यार हम कहाँ किस हिसाब में फंस गए हैं, अरे क्या चीज़ आ गई हमारे सामने। 1500 फैसले मीन्स के अगर 1500 कहते हैं, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का रिफंड मुल्तान में जारी होना है। लाहौर कराची इतनी एप्लीकेशन नहीं आई जितनी मुल्तान में आई है। मैंने सर एरिया बहुत बड़ा ना, जनूबी पंजाब पूरा FTO इसको नहीं लगता है। हाँ जी। उसके बाद आसम साहब रे, अब आपके लिए है वह, इसको वाइंड अप, पीछे से मुझे बड़े इशारे आ रहे हैं कि वाइंड अप जल्दी जल्दी करो, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। अब तो
लैपटॉप की बैटरी भी बस हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद The Department of FBR opened through notification for only monitor the collection of taxes. Hence, quasi judicial proceeding on public holidays is illegal. ये मैंने उसे ग्राउंड दी है पूरी, अगर मैंने कहा ग्राउंड को पॉलिश कर बस। ऑर्डर अंडर सेक्शन 122(1) is total no speaking and raised demand without confronting any cause. Mere reproduction of basis for selection under section 177 is illegal and wrong approach. जो ऑर्डर था उसमें से 177 की जो सिलेक्शन थी वही कॉपी पेस्ट करके ना 122 का 100 काज की 122 का ऑर्डर कर दिया। आखिर 30 जून को जैसे फैसले होते हैं, जमीन साहब बेहतर समझते हैं। राइट ग्राउंड्स ऑफ अपील टू बी फाइल्ड, अब उसे टास्क बता रहा हूँ, ये मेरा टास्क है। राइट ग्राउंड्स ऑफ अपील टू बी फाइल्ड बिफोर कमीशन ऑफ अपील इन रेवेन्यू ऑन अबाउ फैक्ट्स एंड लीगल बेसिस। ग्राउंड शैल बी स्टार्ट लाइक डी लंडन ACIR इज अर्ड। आगे मैंने कहा करेक्ट सेंटेंस एंड ग्रामर अकॉर्डिंगली विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्राउंड, कि अगर इसको जो ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक भी आप इसको सही कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राउंड एंड सेकंड लास्ट ग्राउंड शैल बी एज पर माई प्रैक्टिस। फर्स्ट ग्राउंड बैड इन लॉ, सेकंड लास्ट कह जी कि मैं किसी वक्त भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहो तो मेहरबानी कर कि आप मुझे ऐड करने की इजाज़त दी जाए, कोई एडिशनल ग्राउंड की वो मैंने कहा जी मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक वही लेनी है। ग्राउंड्स इन वर्ड फाइल आल्सो अटैच फॉर गाइडेंस बट नॉट नेसेसरी टू सेलेक्ट वीक ग्राउंड्स। मेरे पास ग्राउंड्स बनी हुई है, किसी की आई थी कि ये ग्राउंड हमने बनाई हुई है, मैंने कहा जी कि ये भी पढ़ लो देख लो, अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो ले लो, लेकिन वीक ग्राउंड नहीं लेनी। ट्रिब्यूनल जजमेंट रिप्रोड्यूसिंग सुप्रीम कोर्ट रेसो ऑन सेक्शन 121, 122 एंड 177 इज आल्सो अटैच। और ये देखें मैंने क्या क्या अटैच किया है। एक बशीर सदीक गुड्स ट्रांसपोर्ट की जजमेंट है जिसमें 121, 122, 177 ट्रिब्यूनल की तमाम केसला का हवाला दिया हुआ है। सिलेक्शन जो कमिश्नर ने की है उसका नोटिस लगा दिया है, ऑर्डर लगा दिया है, ये 30 जून का नोटिफिकेशन ऑफिस खुलने का लगाया हुआ है, 122(9) का 100 काज लगाया है, 111 का 100 काज लगाया है। और मेन ग्राउंड्स ऑफ अपील जो मुझे किसी ने दी थी कि हमने बनाई है, किसी दूसरे वकील की तरफ से आई थी कि आप करें, हमने भी कोई मेहनत की है। मैंने कहा यार इसको भी उसकी दिल आजारी ना हो कि यार मैंने भी सारी मेहनत की थी, इसने मेरी ग्राउंड्स को देखा ही नहीं, तो भी डाल दी। और फिर अब अरे मुझे मज़े की बात रहेगी अगर आप इसे लिखेंगे ना फैक्ट्स ऑफ द केस भी दे दें मुझे, तो मुझे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस भी दे देगा, जैसे सीनियर वकील फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिखते हैं। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में मैं फैक्ट्स ऑफ द केस भी डालता हूँ, मुझे अपील में आमतौर पर रूटीन नहीं है तो इसलिए नहीं डाले। अब पहली उसने बैड इन लॉ वाली डाल दी है, दूसरी ग्राउंड उसने 218(1) के ऊपर डाल दी है सारी की सारी। और मैंने तो उससे विसारा किया था, उसने बेहतरीन करके प्रिसाइज करके ग्राउंड बना दिया जी कि 218(1) रूल्स। अच्छा इसमें जब मेरे पास कॉपी पेस्ट किया ना मैंने डाटा, तो 74 रूल को मैंने सब रूल 3 कर दिया था। फिर मैंने इसमें अमेंडमेंट की है कि मैंने कहा तू भी प्रिसाइज बात करूँ कमिश्नर के आगे सर के रूल 74(3) के वाले से मेरे काम हुआ है। वो कहता है जी कि ईमेल होगी तो उसका अक्लॉजमेंट भी FBR के पास आनी चाहिए, वो FBR के पास अक्लॉजमेंट नहीं आती। नहीं, आप उसे प्रिसाइज कहेंगे, वो आपकी पहचान करेगा। आप उसे 4 दफ़ा तब्दील कराएं, उसे क्या और प्रिसाइज कर और प्रिसाइज कर। आते थे सफ़े के बना दिए थे इसने मुझे, मैंने उसे रोका, मैंने कहा प्रिसाइज कर, मेरा तो ट्रिब्यूनल में 5 से 6 लाइन से ऊपर जा नहीं सकता मैं। अरे आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, अरे प्रॉम्प्ट है हमारा। Data London is erred in law and on facts in failing to appreciate that in absence of lawful service of notice। जब सर्विस ऑफ नोटिस ही नहीं है, 111(1) नहीं है, 177(10) नहीं है, उस पर उसने ग्राउंड बना दी है। फिर फैक्ट्स पासिंग द इम्प्यून ऑर्डर अंडर सेक्शन 122(1) विदाउट इशमेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो ऑडिट रिपोर्ट की इशमेंस नहीं की रही तो मुझे पता है कि जब नहीं की तो फिर क्या होगा। उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने पढ़ी है तो मैंने उसको उसका हवाला दिया है। फिर डाटा लंडन इज एड इन लॉ अज्यूमिंग जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 122(1)। अब सिंपली सी टाइट विदाउट वैलिड इन्वोकेशन एंड लॉफुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 122(5), 122(5)(6) और एनी अदर इम्पेलिंग प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। कि अगर ऑडिट में नहीं किया, अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की तो फिर 122(5) की उसने कंडीशन पूरी करनी थी, 122(5)(6) की करनी थी, वो भी उसने नहीं की।
रे मैंने ग्राउंड ली नहीं थी, मैंने डिलीट कर दी थी क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्राउंड है, वीक ग्राउंड है मेरी। तो ये मैंने इसमें से ये भी आपने डिसीजन करना है कि कॉपी पेस्ट सारा नहीं करता ना, डिलीट कर देनी जो वीक ग्राउंड हो, जो ऐसी ग्राउंड नहीं डालनी जो जिसको हम कह दें जी कि नहीं सर वो ऐसा होता है ना एकेडमिक हो, जिस पर अभी डिस्कशन मुकम्मल ना हो चुकी हो। ये एकेडमिक डिस्कशन है जी कि होगा कि नहीं होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है तो मैं उसको क्यों ना फोकस करूँ, जिस पर हाई कोर्ट की फाइंडिंग है तो उसको फोकस करूँ। अब कमीशन अपील बाकी ग्राउंड्स को भूल जाए, और मेरे साथ ऐसे ही होता है, जहाँ पे आपने एकेडमिक ग्राउंड ले ली है अपनी तरफ से, अब कमीशन अपील सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देगा, बाकी हर चीज़ को छोड़ देगा, वो उस पर आ जाएगा, रे बताएंगे रे आपने कैसे मुझे समझाएं। फिर एक एकेडमिक डिस्कशन आपकी शुरू हो जाती है, फिर वो आप 10-15 मिनट 20 मिनट में ना आप वो कन्विंस होता है ना आप कन्विंस कर पाते हैं। तो बेहतर यही है कि एकेडमिक डिस्कशन को अवॉइड करें। अभी सर अपील जमा कराई है, और कमिश्नर अपील साहब ने कौन सा ग्राउंड्स पे फैसला करना होता है। वैसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बंदा छुट्टी वाले दिन भी काम करता है, वैसे हमें गिला जाता है कि बंदा ऑफिस वर्क में भी काम नहीं करता। सर जी हमारा तो मुतालबा है जी कि हम दफ्तर आते हैं आरटीओ में तो अफसर नहीं मिलते, इनकी बायोमेट्रिक पब्लिक होनी चाहिए। अब कल एक अफसर 2 जगह पे जाके छापा मार, अब एक ऑफिसर गया है रेड करने 38 में, पीछे आधी वाम खुवार हुई है उसके पीछे के, ये पता नहीं कब आएगा। अब वो मुजफ्फरगढ़ गया हो, 6 घंटे या 4 घंटे वहाँ लगा के आया हो, उसके बाद एडिशनल हेडक्वार्टर का चार्ज भी हो, IR यूनिट 03 कॉर्पोरेट का चार्ज भी हो, IR यूनिट 04 का चार्ज भी हो, और फिर वो दफ्तर से भी बाहर हो। तो बजाय कि उसको पब्लिक कर दें उसकी बायोमेट्रिक को, हम वहीं पे अपने घर में ऑफिस में बैठे देखें कि यार फलां शख्स दफ्तर मौजूद है तो मैं जाऊँ, नहीं मौजूद तो मैं ना जाऊँ। हमारा भी टाइम कीमती है सर, आप जो महकमे की फेवर ले रहे हैं जी कि ऑफिसर रात को भी छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं, तो हम भी सर सुबह 6 बजे मैं घर गया हूँ, और पिछले 3 हफ्तों से मैं ऐसे काम कर रहा हूँ पूरी रात लगा के। तो हमारी तो छुट्टी भी एतवार को भी नहीं होती। वकील का दफ्तर हफ्ता भी खुला है, एतवार भी खुला है, FBR बंद है। लेकिन जी सर, लेकिन टॉपिक में ये है कि जिस दिन वो खुल जाए टैक्स लग गया सर, जिसको अथॉरिटी नहीं है कि उस दिन नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जी कि इस पर्पज़ के लिए है ही नहीं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई सर आपके सामने, ये जी 12 तक खुलेगा, और बैंकों को आपने मेंटेन रखना है और PSID बनवानी है सबसे। अब जजमेंट मेरी हो रही है तो क्या वो टाइम बार नहीं है। अच्छा 7 नंबर कह रहे थे आप, 7 नंबर में जी के पब्लिक हॉलीडे वाला तो हो गया सर, फिर आ गया 8 और 9, फिर इसका 10-12 पे क्लोज हो गया सर। अब इसको वाइंड अप करते हैं, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पेशेंटली सुना है। अल्लाह हाफिज़ जी। प्रॉम्प्ट लगाया जाए तो है, प्रॉम्प्ट होकर प्रॉम्प्ट लगाया जाए, वैसे प्रॉम्प्ट ही है असल चीज जिसने गलत नहीं की है। माशाल्लाह इमरान गाजी साहब ने बहुत ही थारोली इसका इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल लॉ में, उसको वो जो है ना सिखाया है, समझाया है, और उसकी जो है ना अहमियत पे रोशनी डाली है। अब ये AI जो है ना ये एज सच नौजवानों के लिए ये मतलब है वो है आसानी से वो समझ सकते हैं, जिन्होंने GSM के दौर में जो पैदा हुए उनके लिए मतलब है आसान है। जबकि हम जैसे लोग जो पुराने लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाना भी इस हद तक आता है कि लेटर टाइप करना है या मतलब है कोई ऐसी यानी को डाक बनानी है,
उन्हें सिंपल चीज़ें आती हैं तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एआई को समझें, उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो उन्हें कि एआई क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एआई इंसान की तरह सोचता है लेकिन इंसान नहीं है। हमें सबसे पहले ये हमारे जहन में हो जब भी हम एआई का इस्तेमाल करना चाहें, चाहे अपील बनाना चाहें, चाहे कोई रिप्लाई बनाना चाहें, या कोई भी कोरेस्पोंडेंस आपने किसी अथॉरिटी के साथ करनी है, तो हमारी ये जहन में हो कि एआई सोचता इंसान की तरह है लेकिन वो इंसान नहीं है, इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता, उसकी तरह सोच नहीं सकता, उसकी तरह इमोशंस नहीं है। मतलब है वो लॉ को लफ्ज़ी तौर पे समझता है लेकिन लॉ की जो डेंसिटी है, जिस बुनियाद पे वो लॉ बना या जिस चीज़ की रेडिकेशन के लिए लॉ वो बना, उसको वो नहीं समझता। तो उसके लिए उन सब दोस्तों के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि जैसा कि मोहम्मद इमरान गाज़ी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया, हम सब के जानते हैं कि आज के दौर में मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर शोबे में इस्तेमाल हो रही है। जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कुछ शोबों में आइंदा जाके होनी है। इससे लॉ भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। लॉ भी जो है ना आपको बेहतर डिसीजन के लिए यानी बेहतर लॉजिक्स के लिए, किसी भी डिसीजन को बेहतर लॉजिक से इक्विप करने के लिए आपको एआई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अभी इमरान गाज़ी साहब ने ये फरमाया एक जज साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा जी हम प्रोग्रामर के जो है ना वो हो जाएंगे, पाबंद हो जाएंगे जिस तरह वो प्रोग्राम करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उससे डिसीजन नहीं कराना, डिसीजन करना है इंसान ने, सपोर्ट करना है वकील ने अपने आर्गूमेंट से, अपने जो भी उसका लॉ में जो उसने सीखा है उसके मुताबिक जज साहब को जो है ना सपोर्ट करना है। जज साहब ने अपनी विजडम के मुताबिक उसको समझना है, सोचना है, उसके बाद उसने फैसला करना है। वकला, जजेस, टैक्स कंसल्टेंट्स, लॉ फर्म्स, अदालतें अब एआई को तहकीक, ड्राफ्टिंग, केस मैनेजमेंट और कानूनी तज्जिया के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए। एआई इंसान की जगह लेने के लिए नहीं है बल्कि इंसान की मदद के लिए है। ये हमारे जहन में होना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मालूमात को समझती है, सवालात के जवाबात अपनी विजडम के मुताबिक जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है उसके मुताबिक जवाब दे सकती है, कानूनी मवाद का तज्जिया कर सकती है, ड्राफ्टिंग तैयार कर सकती है, तेज़ रफ्तार तहकीक में मदद दे सकती है, मुकदमात की नज़ीरें तलाश कर सकती है, अपील तैयार कर सकती है, नोटिस का जवाब लिख सकती है, कानूनी राय अखज़ कर सकती है, लीगल नोटिस बनाने में आपकी मुआविन हो सकती है, मुआहदा बनाने में आपकी मुआविन हो सकती है, जवाब दावा और कानूनी दरखास्तें बनाने में आपकी मदद कर सकती है, हवाला जात की जांच में मदद दे सकती है। मेरा बार बार जोर एक चीज़ पे है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, ये जांच या तहकीक के लिए इस्तेमाल हो सकती है और करनी भी इसी मकसद के लिए चाहिए। ख़ुसूसन लॉ के तलबा के लिए, लॉ के जो मतलब है उसको यानी हम जिस तरह वकला हैं, प्रॉपर लफ्ज़ नहीं मुझे वो आ रहा ज़बान पे, मुआहदों की गलतियों का अंदाज़ा लगा सकती है, ख़तरनाक शिक्कें या रिस्क एलिमेंट्स आपके सामने ला सकती है, कानूनी कमज़ोरियों पे आप रोशनी डाल सकती है,
ड्राफ्ट को मुनज़्ज़म कर सकती है कि किस तरह हमने कोर्ट में पेश होना है, या कोर्ट को किस तरह हमने मतलब है उसको समझाना है, या अपनी जो है ना जो भी हम चाह रहे हैं वो उस तक कोर्ट को किस तरह हमने, किस अंदाज में हमने वो उसको मुनज़्ज़म तरीके से बना सकती है, कानूनी नुकात की तरतीब दे सकती है और हवाला जात तलाश कर सकती है। अगर कोई वकील इनकम टैक्स अपील, सेल्स टैक्स रेफरेंस या आईनी दरख्वास्त तैयार कर रहा हो तो AI इसके लिए मुतल्लिका कवानीन और फैसले जल्द तलाश करने में मदद कर सकती है। वकील को शुरू से मुकम्मल ड्राफ्ट लिखने की बजाय एक मुनज़्ज़म मुसव्वदा मिल जाता है। AI आपको सपोर्ट करती है कि आपको एक मुजव्वज़ा मुसव्वदा आपके लिए बना के दे, वो अपनी ज़रूरत, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपने खुद उसको बेहतर बनाना है, मतलब अपने विजडम के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक आपने अपने दिमाग को ढीला नहीं छोड़ देना, उससे ये नहीं करना कि ये जो है ना जो इसने बना दिया उसी पे ही हमने तकिया करना है। मैंने कई एक्सपीरियंस किए हैं, इमरान गाजी साहब से भी कई दफ़ा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो रेफरेंस है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर चुका, इसका रेफरेंस अक्सर औकात ऐसे होता है कि उसकी वो जजमेंट का दे रही होती है रेफरेंस SCMR फलां फलां फलां, उसके बाद जब आप वो सर्च करते हैं तो वो नहीं मिलती, या मिलती है तो कोई और होती है, या उसमें जो उसने वो की हुई है, जो उसने ड्राफ्टिंग मतलब है उसने आपको हाइलाइट्स दिए हुए हैं वो यानी उसमें नहीं होते, कई यानी काफ़ी टाइम लगता है उसको जो है ना। उसके लिए यही है कि जिस तरह इमरान गाजी साहब उसके साथ अपनी विजडम के मुताबिक अटैच कर देते हैं, अटैच करके आप उससे अपनी जो है ना मुतल्लिका चीज़ें आप वो ले सकते हैं यानी। लेकिन फिर भी आपने फाइनली आपने उसको चेक करना है अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, जिस तरह आपने वहाँ जाके प्लीड करना है। बाज़ मुमालिक में मुकदमात के यानी ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि अंदाज़ा शुदा यानी मुकदमात के अंदाज़ा शुदा नताइज को कोर्ट के सामने लाता है AI, ना कि फैसला वो करता है, ना जज उसको जो है ना उसके मनोमान उसको तस्लीम करके मतलब वो करता है। हतमी फैसला हमेशा जज नहीं करना है। वकालत में AI की अहमियत क्या है? आज के कानूनी दुनिया में कवानीन ज़्यादा पेचीदा हैं, मुकदमात की तादाद बढ़ चुकी है, वक्त बहुत महदूद है, इसलिए AI आपके वक्त को बचाता है, तहकीक आसान बनाता है, आपके लिए आर्गूमेंट्स तैयार करता है। आपको मैंने इस तरह की बहुत सारी मतलब चीज़ें, आर्गूमेंट्स इस तरह लॉजिक जो आप आम इंसान सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता आम लफ्ज़ों में, वो इस तरह की यानी लॉजिक्स आपके सामने लाता है कि आप कहते हो कि यार दी बेस्ट। आप उसके मुताबिक आपने प्लीड करना है, केस लॉ सर्च करना है, जो भी आपने वो करना है, तो आपको एक अच्छा आर्गूमेंट्स आपको तैयार करके दे देता है। काम की रफ्तार को तेज करता है, मतलब है जहां आप लिखने में कई दफा ऐसे होता है कि लेटर आप लिखने में 6-6 घंटे लग जाते हैं। मैं एक लेमैन हूँ, इतनी ज़्यादा यानी तेजी नहीं है जैसे इमरान गाजी साहब की है, तो मेरा जो है ना कई 2-2 दिन भी लग जाते हैं एक लेटर को फाइनल करते हुए, अपनी उसके मुताबिक, विजडम के मुताबिक कि अच्छा कि इस तरह होना चाहिए ये लेटर, तो उसको जो है ना वो यानी आपके लिए इब्तदाई ड्राफ्ट बना के दे देती है कि अच्छा जी आप इसको फर्दर आपने किस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना है। जो पहले यानी मैं बता चुका कि काफ़ी टाइम लगता था, अब चंद मिनटों में आपके लिए ड्राफ्ट बन जाता है। AI आपको गलतियां कम करने में मदद दे सकता है। AI मैं कहता हूं कि 100% तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं
बहुत काफ़ी सारा इस पर अपने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। इसको आप यूँ लें कि 50% आपको मतलब एक्यूरेसी आपको देती है। विजडम आपका इस्तेमाल होना है या आपके अगले अथॉरिटीज का इस्तेमाल होना है या जज का होना है। मैं पहले भी बता चुका कि कई दफ़ा गलत रेफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब लग रहा होता है कि सही सही SCMR है फलां है, लेकिन अंदर से बात होता है कि उस नंबर पे केस मौजूद होता है, लेकिन ना वो पार्टियां होती हैं, ना वो इशू होता है, ना उसमें कोई ऐसा होल्डिंग होती है। ये अक्सर बात होता है। इसलिए आपने जहाँ भी, जिस तरह इमरान गाजी साहब ने एक बहुत ही अच्छी आपके सामने मिसाल रखी, उसी तरह करना है। केस ला जो आपके उसमें हो, मतलब है फिर वही बात, विजडम आपका इस्तेमाल होना है, यानी या ऑलरेडी जो केस जजमेंट्स हैं उन्हीं को आपने अटैच करना है उनके साथ। इसके लिए बेहतर आपको एक्यूरेसी के लिए कानून को चेक करना है आपने, ताज़ा तरामीम क्या हैं, अपडेट आपने खुद रहना है। ये इमरान गाजी साहब ऑलरेडी वो समझा चुके कि इसका अपडेटेड नहीं होता, कि आज की डेट का डाटा इसमें नहीं होगा। पेड में जो है ना, हो सकता है कि वो भी महीना 2 महीने बैक का हो, जो अनपेड है, फ्री है, उसका हो सकता है साल से भी ज़्यादा अरसा पुराना हो। लिहाजा आपको खुद मतलब है उसको सर्च करना है। बाज़ औक़ात आपके नुक्ता नज़र में बहुत अच्छे नुकात होते हैं, लेकिन AI उसको फ़ोरगो कर देता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो है ना ये भी इशू है। लिहाजा आपने ख़ुद उसको जजमेंट को कई दफ़ा पढ़ना है, आपके शोकाज को पढ़ना है। अगर कोई अपील के मतलब है आपके पास आर्डर ऑलरेडी डिसाइडेड इश्यूज़ हैं तो उनको पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने अपना व्यू बना के तो अपना जो है ना प्लीडिंग बनानी है। आपने केस को मौजूद है उसकी तस्दीक खुद करनी है कि हवाला दुरुस्त है या मतलब है उसमें कुछ कमी कोताही है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हाई कोर्ट की डिसीजन होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो नल एंड वाइड हो चुका होता है, या उस पर स्टे हो चुका होता है, या कोई ना कोई उसकी अदरवाइज़ आ चुकी होती है। तो हम हाई कोर्ट का अगर रेफरेंस आए तो उसको भी तस्दीक करना है कि आगे ये होल्डिंग मौजूद है या नहीं है। हतमी जो हाँ जी हतमी डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, अब मतलब है वो होगा, वो हतमी है। वहाँ से अगर आपको चीज़ें मिल जाएं तो वो तो आपके लिए नेमत होंगी, और अगर हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल की हैं तो उनको तस्दीक लाजमी करें कि आगे ये चला या नहीं चला, या मतलब है वहीं पे ही कैंसिल हो गया। AI आपके लिए सिर्फ मददगार है, फैसला इंसान ने करना है, आपका असिस्टेंट है, आपको मदद देनी है उसने, आपकी ड्राफ्टिंग ठीक करनी है, आपकी जो है ना ग्रामर ठीक करनी है, आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग को या लॉजिक्स आपके सामने उसने पेश करने हैं। लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपने मतलब खुद डिसाइड करना है। कानून सिर्फ अल्फाज, डाटा और फार्मूला जात का नाम नहीं है, बल्कि कानून इंसाफ, इखलाकियात, इंसानी हमदर्दी, ये एक अहम लाइन है कि कानून इंसाफ, इखलाकियात, इंसानी हमदर्दी, अदालती दानिश, ये पर मुश्तमिल है कानून में, जबकि AI में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा आपने AI को इस अंदाज से लेना है कि वो इंसान नहीं है, इंसान बन के हमने इंसान की सोच के मुताबिक उसको वो करना है। मुस्तकबिल में AI का किरदार क्या हो सकता है? आने वाले वक्त में AI वकला की मुआविन होगी, तहकीक का अहम ज़रिया हो सकती है और ड्राफ्टिंग का लाजमी हिस्सा बन सकती है। लेकिन AI अच्छे वकील या जज का मुतबादिल हरगिज़ नहीं हो सकती।
बल्कि वो वकील ज़्यादा कामयाब होगा जो एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता होगा। अगर हम एआई को नहीं समझते, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं इस्तेमाल करते, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जैसे या जो मेरे बाद वाले लोग हैं वो इस मार्केट से निकल जाएंगे, नौजवानों के हाथ में सारा कुछ आ जाएगा। नौजवान ज़ाहिर है ये एआई को अच्छे तरीके से समझते हैं, समझेंगे, करेंगे, इसलिए हमारी सर्वाइवल का भी ये एक ज़रूरी है कि हमें इसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। कानून की दुनिया में रफ्तार, तहकीक, ड्राफ्टिंग और इंतज़ामी उमूर को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रही है एआई, लेकिन इसके साथ एहतियात, तस्दीक, इखलाकियात और इंसानी निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। मेरा ज़ोर फिर वही बार बार एक ही चीज़ पे है कि आपकी ज़ाती जब तक उस पर तसल्ली नहीं है, आप पढ़ के उस पर, जैसे इमरान गाजी साहब ने ये फरमाया कि उस पर साइन आपके हो गए तो आपकी ज़िम्मेदारी है, एआई को किसी ने मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना, तो उसके मुताबिक आपने अपनी विज़डम के मुताबिक वो करना है। एआई को एक मुआविन टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि हतमी फ़ैसला और कानूनी राय इंसान ही दे। ठीक है, एआई वकील की मदद करेगी आइंदा वक्त में, और जबकि वकील की जगह नहीं ले सकती। अभी हाल ही में आपने ख़बरों में देखा होगा कि अमेरिका और ईरान की जंग हुई, और उसमें जो है ना, जो ख़बरों के मुताबिक, जो एआई के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के टारगेट्स वो किए और एक बेहतर अंदाज में उन्होंने अचीव किए। उसमें सुनने में ये आ रहा है कि उनके जो सिग्नल थे उनको उन्होंने हैक किया हुआ था, वहाँ पे कैमरे थे, वो डाटा लिया और रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और आप यहाँ तक देखें कि उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको भी ठीक निशाना लगा के उन्होंने हिट किया और उन्हें शहीद कर दिया। तो इसलिए एआई सीखना, समझना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर वही बात पे ज़ोर दूंगा कि ये इंसान का नेमुल बदल नहीं है, इंसान की सोच नहीं है। ये आपको एक लाइन ऑफ एक्शन तो दे सकती है, लेकिन फ़ैसला फिर भी आपने करना है। ये चंद अल्फाज मैं कहना चाह रहा था इसकी अहमियत पे। अभी मैं जनाब मोहतरम मलिक रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो इसको इस लेक्चर को कंक्लूड करें, और वो कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें आई हुई हैं तो वो भी मतलब है पेश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मुश्किल, खुश्क और नई चीज़ें थीं, लेकिन नौजवान के लिए ये ना तो नई ही चीज़ें थीं और ना ही उन पे कोई बर्डन बना होगा। इस लेक्चर से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इमरान गाजी ने जिस तरह इसको प्रिपेयर किया है, तो उस पे जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, जो उन्होंने हमें करके दिखाया है प्रैक्टिकली, तो उस पे उनकी मेहनत ही नज़र आ रही थी। तो इमरान हमारे बड़े कॉम्पिटेंट लायर हैं इस वक्त। एआई पे ख़ास तौर पे जो उन्होंने बताया है कि वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एआई को इनपुट देना। हमने अपनी इनपुट किस तरह देनी है एआई को। जब हम बेहतर इनपुट देंगे एआई को, तो उसके बदले में वो हमें बेहतर आउटपुट देगा। अगर हम इनपुट ही नहीं प्रॉपर दे सकेंगे तो वो हमें आउटपुट भी नहीं दे सकेगा। तो इसीलिए हमने ये सीखना है, जिस तरह इमरान ने हमें सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह हमने प्रॉम्प्ट पे जाना है, किस तरह उसको हमने इनपुट देनी है, कंसाइज देनी है, इनलार्ज देनी है, उसमें
उन्होंने कई पॉइंट डिस्कस किए हैं जो मुझे तो नहीं आते। बहरहाल मैं अब फिर इमरान की ये सारी रिसर्च पढ़ूंगा, देखूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इमरान गाजी की तकरीर और उसके लेक्चर के बाद मलिक खादिम ने जो जनरल लेक्चर दिया है वो बहुत कमाल है, उसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले जो बर्निंग स्टार होंगे वो एआई इस्तेमाल करेंगे और जिनको एआई का इस्तेमाल आता होगा वो आगे निकल जाएंगे। फिर बात हुई मलिक खादिम साहब वाली कि एआई ने हमें हेल्प आउट करना है और वो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी होगी कि हम उससे कितनी हेल्प ले सकते हैं। तो अब रमज़ान भाई ने समोसे देने शुरू कर दिए हैं, तो इसके साथ थैंक यू, मेहरबानी।